स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें एसिड बेस केमिस्ट्री एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 9। फर्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो चलिए पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट होता क्या है। ओके, सबसे पहले जो भी कभी भी स्टूडेंट्स आप कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका जो नाम है वो कहाँ से आया है, क्या डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नेम को देखिए। तो अकॉर्डिंग टू इट्स नेम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, इसके नेम को देखिए तो ये दो नेम शो कर रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1923 में एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया था। इससे पहले भी एसिड और बेस से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए थे, जैसे कि आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत फेमस है। आर्हीनियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उसके अकॉर्डिंग आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो बेस है वो ओनली आप उनको जज कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्वस मीडियम। अगर आपके पास एक्वस मीडियम नहीं है तो फिर आप एसिड को या बेस को जज नहीं कर सकते कि आपकी एसिड या बेस को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो कोई भी आपको लेट्स सपोज कोई केमिकल दिया जाता है और आपको स्टूडेंट या कोई भी जो लैब साइंटिस्ट है वो आपसे ये पूछता है कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है और बताना है कि ये एसिड है या बेस है। तो जब तक आपके पास कोई एक्वस मीडियम नहीं होगा तो आप आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड को और बेस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आप उस केमिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो यही लिमिटेशन थी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की, जिसकी वजह से हमें नया कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ना पड़ रहा है, दैट इज़ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ओके स्टूडेंट्स, कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने लिमिटेशंस पढ़ी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की कि आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट क्यों जो था वो इतना इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है क्योंकि उसने बेस तो आपको दी है कि किस तरीके से आप एसिड को या बेस को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, बट वो क्योंकि 100% जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया तो इस वजह से वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। सो अभी हम पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ने जब देखा कि आर्हीनियस एसिड या बेस को एग्जैक्टली 100% जो है वो डिफाइन नहीं कर पाया तो इसने एक और हमें स्टेप दी जहाँ से हम एसिड या बेस को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारे पास बेस है दैट इज़ प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, बेस क्या है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंट जो है वो डेफिनेशंस हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हम एसिड की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट आपकी जो एसिड है वो क्या है, एसिड इज अ स्पीशीज डोनेटिंग अ प्रोटॉन इन अ प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन एंड द बेस इज अ स्पीशीज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। ओके देखिए इस पर क्या एक्सप्लेन किया है कि एसिड जो है दैट इज रिच इन प्रोटॉन। रिच इन प्रोटॉन मीन्स कि वो क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। सो हम पहले एसिड को लेकर चलते हैं। आपको मैं एक ये रिएक्शन यहाँ से जो है वो लेबल कर देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है दिस इज ओके, हम इसको हाईलाइट नहीं करते, हम इसको और कलर से हाईलाइट करते हैं ताकि ये विजिबल हो। हम एक रिएक्शन देखते हैं क्योंकि जब तक आप रिएक्शन ही देखेंगे आपको एज इट इज़ उसकी समझ नहीं आएगी। ओके सो ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। इसको देखें, आपके पास यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है एसिड एंड बेस के तरह HCl एंड वाटर एज अ बेस है। और आपके पास यहाँ पर आपने देखना होता है कि जो भी यहाँ पर एरो होता है उससे ये साइड पे जो लेफ्ट साइड है आपके पास वहाँ पर रिएक्टेंट्स होते हैं एंड दिस साइड आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स। तो आपने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करना है कि कहाँ पर आपके पास प्रोटॉन डोनेट हो रहा है या फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है। तो चलिए एनालाइज करते हैं। लेट्स सपोज मैं एसिड को देखती हूँ
तो इस एसिड से नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बना है वो हमें यहाँ पर Cl नज़र आ रहा है। तो अभी देखें क्या HCl में और क्लोरीन में क्या चेंजेस आए हैं। इसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्लोरीन बाकी रह गया है। इसके पास जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, यानी कि ये इसने डोनेट कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एसिड वो स्पीशी है जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकती है। तो क्योंकि HCl प्रोडक्ट वाली साइड पे आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्लोरीन रह गया है और उसमें से हाइड्रोजन जो है वो डोनेट हो चुका है। तो हम इस HCl को ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन-लॉरी कॉन्सेप्ट कि HCl हमारे पास क्या है, एक एसिड है। ऐसे ही हम बेस को देखते हैं। नेक्स्ट आप अपने रिएक्टेंट को देखें, वाटर रिएक्टेंट है। इससे बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन सॉरी। अच्छा देखें इसमें क्या है, H3O पॉजिटिव। इसमें देखें यहाँ पर H2 हाइड्रोजन 2 थे और ऑक्सीजन 1 था। यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन अभी आपके पास 3 हो गए और ऑक्सीजन 1 ही है। तो अभी आपके पास एक हाइड्रोजन वाटर के अंदर क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इसने वाटर ने क्या किया है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना दिए। तो क्योंकि वाटर ने यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट किया है, तो वाटर एज अ बेस हम उसको कंसिडर करेंगे। क्योंकि HCl ने हाइड्रोजन जो है वो डोनेट किया था, प्रोटॉन डोनेट किया था, इस वजह से हम HCl को एज अ एसिड कंसिडर कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन से आपको ये आइडिया हो गया कि क्या एसिड क्या है और बेस क्या है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन-लॉरी कॉन्सेप्ट। ओके, इसमें फिर उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है कॉन्जुगेट एसिड का एंड कॉन्जुगेट बेस का। कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, सिंपली अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को सिर्फ एक याद रखना है कि आपको कैसे आइडिया हो कि कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि कभी भी जो रिएक्टेंट में आपके पास एसिड है, इससे जो भी बना था वो इसका ऑपोजिट होगा। लाइक ये एसिड है HCl, तो इसके ऑपोजिट आपके पास जो भी बना है वो क्या था, Cl। तो ये आपके पास क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगी। ऐसे ही सेम अगर आप वाटर को देखें तो ये आपके पास बेस है, इससे जो बनने वाला आपके पास प्रोडक्ट होगा वो इसका ऑपोजिट होगा, कॉन्जुगेट एसिड। सिंपली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर आपने ऐसे याद ही रखना तो इसका एक और तरीका है, यहाँ पर आप इस डेफिनेशन को देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। आप इस डेफिनेशन को देखिए, वेट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे इन्होंने इस बॉक्स के अंदर ये डेफिनेशन दी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, Bronsted base accepts a proton from the acid is called conjugate acid। आप यहाँ पर देखिए तो conjugate acid जो हाइड्रोनियम आयन है H3O, इसने क्या किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट अगर कर लिया है तो हम इसको conjugate acid कहेंगे। और अगर प्रोटॉन डोनेट हो गया है, जैसे यहाँ पर HCl ने डोनेट करके क्लोरीन बनाया था, तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। तो यहाँ पर आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस देखें, आप जो भी काम करें ना आपको स्मार्टली करना है। लाइक यहाँ पर देखिए तो मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है कुछ पॉइंट्स, येलो कलर में, राइट कलर में। तो आप अपनी बुक पर भी इन पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट लेना है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपको कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट थे और वो आपको अपने तरीके से कैसे लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनको ये आइडिया नहीं होता कि लाइक ये पूरी बुक में से उनको याद क्या करना है। तो जो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको प्लीज़ ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, पहले समझें, फिर बाद में चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसको मार्क कर लीजिएगा। ओके, हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके, एक पॉइंट रह गया। अच्छा यहाँ पर देखें, जो आपको स्टार्ट में मैंने बताया कि आपको जो भी काम करना है वो स्मार्टली करना है। आप देखें ये एक एग्जाम्पल है, यही एक एग्जाम्पल आप इस अगर आपसे पूछा जाता है एक ब्रॉन्सन एसिड क्या है उसमें पुट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है ब्रॉन्सन-लॉरी बेस क्या है उसमें पुट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है ब्रॉन्सन-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट एसिड क्या है या कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो तब भी आप यही रिएक्शन लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये रिएक्शन कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देती हूँ। सो
चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वेट, ओके, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, एक और कॉन्सेप्ट है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस और स्पीशीज। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस और स्पीशीज आपने ऑलरेडी में भी पढ़ा भी होगा। यहाँ पर देखते हैं आपने इस रिएक्शन को, दिस वन, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को, इन दोनों को कंपेयर करें। ये दो रिएक्शन जो है आपने इनको कंपेयर करना है। ये वाला रिएक्शन है जो अभी हमने समझा है कि क्या है किस तरीके से, और एक ये नीचे रिएक्शन है। अच्छा, आप यहाँ पर देखें, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या एनालाइज करना है, इस वाटर को एंड दिस वन। अच्छा, आप देखें जो फर्स्ट वन रिएक्शन है, लेट्स सपोज हम इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, एंड जो नीचे वाला रिएक्शन है हम इसको बी कंसीडर कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट वन रिएक्शन में देखें, रिएक्शन ए में देखें, जो बेस है वाटर यहाँ पर एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है। बट अगर आप रिएक्शन बी में देखें तो वाटर जो है वो एज एन एसिड रिएक्ट कर रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर वाटर बेस क्यों है, यहाँ पर वही वाटर जो है वो एसिड क्यों है? तो ये हम इन रिएक्शंस को एनालाइज करके देखते हैं। वैसे मैंने आपको एनालाइज करना सिखाया है, आप इस वीडियो को पॉज करके ये जो रिएक्शन है इसको एनालाइज करके देख सकते हैं। एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आप देखें, उनको कंपेयर करें और देखें कहाँ पर कौन सी स्पेशली जो है वो कौन सी सब्सटेंस एज एन एसिड रिएक्ट कर रही है, कौन सी सब्सटेंस एज ए बेस रिएक्ट कर रही है, और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरीके से कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं। पॉज करके आप उसको देख लें और फिर उसके बाद दोबारा से आप वीडियो पर आए और उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका आंसर किस हद तक ठीक था। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी स्पीशी, ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो एज अ बेस भी रिएक्ट कर सके, एज अ एसिड भी रिएक्ट कर सके सेम टाइम पर, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। अब जैसे यहाँ पर वाटर एज अ बेस भी रिएक्ट कर रहा है, एज अ एसिड भी रिएक्ट कर रहा है, तो हम इस वाटर को कंसिडर कर सकते हैं कि ये क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। अब क्योंकि ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब बेस का तो आपको आइडिया हो गया हुआ है। अब एसिड का हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एज एन एसिड क्यों रिएक्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको इस रिएक्शन को भी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली जो है ये विजिबल हो। ओके ओके स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को देखें। यहाँ पर जो है ये अमोनिया है NH3। इस रिएक्टेंट को हमने कंपेयर करना है कि इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट देखें तो ये है NH4+ अमोनिया माइन। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अमोनिया था NH3, इससे बनने वाला जो आपके पास प्रोडक्ट है उसके पास पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब कितने हो गए 4। तो अभी इसने 1 हाइड्रोजन ऐड कर दिया है। तो जब भी 1 हाइड्रोजन इसने ऐड कर लिया है तो इसका मतलब है कि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। तो अगर आप इनकी डेफिनेशंस को, बेस की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो यहाँ पर बेस इज अ स्पीशी दैट एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। तो ये क्योंकि NH3 जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस वजह से हम इस NH3 को क्या कहेंगे कि ये बेस है। अब आते हैं दूसरे रिएक्टेंट की तरफ जो कि वाटर है। अब वाटर को आप कंपेयर करें तो यहाँ पर जो इससे प्रोडक्ट बन रहा है वो है OH हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखें, अभी हमारे पास वो रिएक्टेंट में वाटर के पास 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन आप यहाँ पर प्रोडक्ट में देखें तो 1 हाइड्रोजन जो है वो डोनेट हो चुका है। तो अगर वाटर अपना 1 प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वो क्या होगा, एज एन एसिड। क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमेशा ये क्या एसिड कौन सा होगा जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि वाटर ने 1 प्रोटॉन 1 हाइड्रोजन अपना डोनेट कर दिया है और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो इस वजह से आपका यहाँ पर जो वाटर है वो एज एन एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये भी पॉइंट है कि जब आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है तो वाटर एज अ बेस रिएक्ट करेगा। जब आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वाटर का रिएक्शन हो रहा हो तो फिर वाटर एज एन एसिड रिएक्ट करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इस ब्रॉन्सन-लॉरी कॉन्सेप्ट। अभी इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम
नेक्स्ट जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा उसको स्टडी करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.